जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो हम पीटी 365 देख रहे हैं जो विजन आईएएस के द्वारा रिलीज किया जाता है हर साल, जिससे कि आपको प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिले और काफ़ी सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ पीटी 365 में से पूछे जाते हैं। और इसीलिए इसको कवर करना मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सीरियस हो। और प्रीलिम्स के लिए सीरियस नहीं होंगे तो मेंस के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसीलिए प्रीलिम्स को अच्छे तरीके से निकालने के लिए इसको हमें अच्छे तरीके से कवर करना ज़रूरी है। हम पॉलिटी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट जो है बना ली है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। एंड बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ पर मिला है, पोस्टपोन्ड हो गई है तो कुछ एक्स्ट्रा महीने आपको मिले हैं। इसका यूटिलाइजेशन कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बस बैठ गए, खरगोश नहीं बनना है कि यार हमने काफ़ी जंप मार ली थी, अब तो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है तो छोड़ो बैठ जाते हैं। नहीं, आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ठीक है, कितनी बड़ी जंप आपने मार ली लेकिन फिर भी चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। रुकना नहीं है जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो जाता है, फिर उसके बाद चलते रहना है जब तक मेंस क्लियर नहीं हो जाता, और चलते रहना है इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता और लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये जो पीटी 365 सेकेंड पार्ट पॉलिटी का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट जो सेक्शन है हमें वो देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर आपने एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे आप में से एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की होगी, या फिर शुरुआत की भी है तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार होगा या नहीं होगा। तो आप एमएम अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, ज़बरदस्त तरीके से, एकदम इनोवेटिव तरीके से एनिमेशंस के थ्रू सिखाया गया है, समझाया गया है, कोर्सेज को उस तरीके से बनाया गया है जिससे आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए तो आप निकाल ना पाओ। इसीलिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड है, तो दोनों तरफ से आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, रिवीजन करना है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, मेंस के लिए तैयारी करना है फ़ायदेमंद है, सभी के लिए फ़ायदेमंद ही फ़ायदेमंद है। तो इससे डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। और कोई भी अगर क्वेरीज आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मयूर मोगरे, है ना। इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे मेल कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस है, आपको डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्यों यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट जो था केशवानंद भारती जजमेंट का 1973 का, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर रिलेटेड है। उसको 50 साल पूरे हो गए। और कोई भी ऐसी चीज़ जो 50 साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए, मतलब सेंचुरी होती है, जुबलीज होती है, गोल्डन जुबली, सिल्वर, जो भी जुबलीज होती है, वो क्वेश्चंस ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। इसलिए यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अगर हम देखते हैं, जो इसमें आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये क्या है और केशवानंद भारती केस क्या है ना। इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अब केशवानंद भारती केस अगर हम देखते हैं तो ये डील करता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय केरला गवर्नमेंट अंडर केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। अब देखिए क्या हुआ था ना, पहले पहले तो ऐसा था भाई कि भाई हमें आज़ादी मिली, उसके बाद सरकार को रोज़गार निर्माण करना था। रोज़गार कैसे निर्माण करेंगे? फैक्ट्रीज लगाकर, कंपनीज स्टैब्लिश करके। तो वो करने के लिए उनको ज़मीन की ज़रूरत पड़ रही थी, तो ज़मीन जो है वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। अब जिनकी ज़मीनें थी वो देने को तैयार नहीं थे, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, अलग अलग सरकारें जो है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग कानून लेकर आ रही थी जिससे कि वो ज़मीन जो है वो ले सके। अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर हमें केशवानंद भारती केस जो है वो एक देखने को मिलता है, जहाँ पर उन्होंने कहा इस तरह की ज़मीन जो लेना है वो हमारा फंडामेंटल राइट जो है उसका उल्लंघन है अंडर आर्टिकल 25, 26, 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ख़ास बात यह है कि ये जो केस है ये लार्जेस्ट बेंच उन्होंने ये सुना था, मतलब 13 जजेस बेंच जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्होंने ये जो जजमेंट है वो बेसिकली दिया था। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहाँ पर निकलता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मतलब क्या है कि भाई आप जैसे अब समझ लीजिए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मतभेद होते रहते हैं, झगड़े जो है वो होते रहते हैं। अब यहाँ पर गर्लफ्रेंड जो है उसने बोला कि देखो, तुमको अगर बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना है तुम जा सकते हो, ठीक है। अगर तुमको थोड़ा मोटा पार्टी वार्टी करनी है, तो वो तुम कर सकते हो। लेकिन लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक दिन शॉपिंग के लिए चलना पड़ेगा, तब तुम ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो। मतलब तुम ये जो चीज़ है, जो शॉपिंग है, वो नहीं छोड़ सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो कि भाई मैं शॉपिंग जो है वो नहीं करता हूँ, है ना, ये नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर।
ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अपने रिलेशनशिप का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओगे। ये हो गया बेसिक, ये चेंज नहीं हो सकता है। भले ही फिर कुछ भी तुम चेंज कर लो, तुमको बाहर पार्टी में जाना है तुम जाओ, दोस्तों के साथ घूमने जाना है तुम जाओ, सब कुछ जाओ, मुझे महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार मुझे शॉपिंग पर लेकर जाना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये चेंज नहीं हो सकता है। उसी तरह हमारे संविधान का भी किया गया कि संविधान में जो बदल तुमको करना है तुम करो, फंडामेंटल राइट में करो, डीपीएसपी में करो, जो बदल करना है करो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो तुम नहीं बदल सकते हो, वो तुम चेंज नहीं कर सकते हो। तो यही नतीजे पर कैसे पहुंची सरकार, बेसिक स्ट्रक्चर पर, यही यहां पर पूरी जर्नी देखने को भी काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिज द राइट कन्फर्ड इन दिस पार्ट। ये इन दिस पार्ट मतलब ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है। तो फंडामेंटल राइट में स्टेट जो है वो कोई ऐसा कानून लॉ नहीं बना सकती है जिससे कि आप इसमें की कोई चीज जो है उसको खत्म करो या उसको छीन लो। समझ रहे हो? मतलब कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं ला सकती है जिससे कि आप फंडामेंटल राइट्स में बदल कर सको, एनी लॉ। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई संविधान में जो बदल करना है करो, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आप बदल नहीं कर सकते हो, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। अब ये एनी लॉ जो है यही यहां पर कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि भाई एनी लॉ मतलब यहां पर तो आप बोलिए कि अगर फंडामेंटल राइट में आपने अगर जमीन डाल दी तो वो भी फंडामेंटल राइट में, तो उसमें भी बदल नहीं हो सकता है ना? तो अब ये जो एनी लॉ है ये कौन सा है? क्या हम संवैधानिक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी नहीं कर सकते, या फिर ऑर्डिनरी लॉ लाकर नहीं कर सकते हैं? क्या मतलब क्या है इस चीज का? यहीं पर पूरा खेल जो है वो चल रहा था। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखोगे तो कॉन्ट्रावेंशन शैल टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। अब देखिए क्या है ना कि एजुकेशन एक्ट जो है वो आया बेसिकली, ठीक है, एजुकेशन एक्ट लाया गया था। इसमें क्या था, कास्ट जो है वो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कास्ट थे वो पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे कानून लाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा कि पर्टिकुलर कास्ट जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो पर्टिकुलर एक्ट था, ठीक है, कि कास्ट का, ये पढ़ाई का तो ठीक है, एजुकेशन एक्ट जैसा का वैसा रहेगा, लेकिन उसमें जो एक क्लॉज था कि भाई कास्ट कैन नॉट स्टडी, ये पर्टिकुलर कास्ट पढ़ाई नहीं कर सकती है, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन था, है ना? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन था। तो ये यहाँ पर खारिज हो जा रहा था, अपने आप खारिज हो जा रहा था। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमें देखने को मिल रही थी जिससे कि जो फंडामेंटल राइट है उसको इंटैक्ट रखने की बात की जा रही थी कि फंडामेंटल राइट में बदल ना हो। लेकिन ये एनी लॉ जो है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था, ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब ये यहाँ पर सरकार कैसे, सरकार को तो चेंज करना था, सरकार को फंडामेंटल राइट में, जो सरकार बोलती है हम सर्वश्रेष्ठ है, हम चुनकर आए भाई, हम सर्वश्रेष्ठ है, हमको तो कानून चेंज करना है, हमको फंडामेंटल राइट में ही बदल करने हैं। लेकिन कैसे करेंगे? एनी लॉ। तो एनी लॉ का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो यहां पर फेरबदल करके करने की कोशिश की गई। आता है शंकरी प्रसाद केस 1951। इसमें क्या हुआ? पार्लियामेंट ने आर्टिकल फंडामेंटल राइट अमेंड किया अंडर आर्टिकल 368। 368 मतलब क्या है? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से हमारे संविधान में जो चेंजेस है वो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली पार्लियामेंट ने क्या किया? फंडामेंटल राइट में चेंजेस ला दिए एज पर आर्टिकल 368। उन्होंने कहा कि जो लॉ की बात की जा रही है आर्टिकल 13 में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एनी लॉ, सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे कि फंडामेंटल राइट छीना जा सके। तो कोई ऐसा कानून, मतलब ये कौन सा कानून है? ऑर्डिनरी लॉ है। कोई ऐसा ऑर्डिनरी कानून नहीं बना सकती जिससे फंडामेंटल राइट छीना जा सके। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ बना सकती है, संविधान में चेंजेस ला सकती है जिससे कि फंडामेंटल राइट में बदल किए जा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर शंकरी प्रसाद केस में हुआ। लेकिन यहां पर बेसिकली क्या था? पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368, ऐसा यहां पर दर्शाया गया, ऐसा यहां पर हमें देखने को मिला, है ना? देन उसके बाद आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967 का आता है। इसमें पार्लियामेंट जो है कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। यहां पर इन्होंने शंकरी प्रसाद ने तो बोल दिया कि भाई पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट 368 के तहत चेंजेस करके फंडामेंटल राइट में बदल कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ केस में पलट गई। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, नहीं, चेंजेस नहीं कर सकती। जो लॉ यहां पर बोला गया अंडर आर्टिकल 13, इसमें सभी तरीके के लॉ है,
भले ऑर्डिनरी लॉ हो, भले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ हो। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से जो पार्लियामेंट है वो चेंज नहीं ला सकती है। पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब सरकार की सटक गई, बोले यार सुप्रीम कोर्ट एक बार बोल रहे कि तुम कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट दूसरी बार बोल रहे कि तुम नहीं कर सकते हो। अब आता मजी सटक ली। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आर्टिकल में ही चेंज कर रही हूँ। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। लॉ जो है डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यहाँ पर ये सीधा सरकार ने कर दी। सरकार ने ही बोल दी कि भाई यहाँ पर लॉ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, ऑर्डिनरी लॉ के तहत सिर्फ तुम नहीं छीन सकते, बाकी छीन सकते, हमको छीनना है हम छीनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट एज पर आर्टिकल 368। फिर आता है केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट बोलता है चीटिंग 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 किया है तुम, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर तुमको चेंज करना है ना, तुमको चेंज करना है ना, करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको चेंज करना है तुम करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को मत करना, बस बेसिक स्ट्रक्चर मत करना। अब सरकार को लगा यार इतना बड़ा मान ली सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम चेंज कर सकते हो, कर लो। अब बेसिक स्ट्रक्चर बोल रही, क्या ही होगा बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, क्या ही होगा बेसिक स्ट्रक्चर, छोड़ो। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हम नहीं करेंगे, बाकी हम चेंज कर सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बाकी तुम चेंज कर सकते हो, चलो वेरी नाइस, जम गया। मतलब पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट ले सकती है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ले सकती है। सरकार भी खुश, कोर्ट भी खुश, क्या चलो जम गया जम गया, अपने हिसाब से हो गया। अब सरकार को भी लगा यार बेसिक स्ट्रक्चर क्या ही एक दो चीज़ें होगी बेसिक स्ट्रक्चर में, बाकी क्या ही होगा, है ना, मतलब बोल देंगे कि सिर्फ शॉपिंग वॉपिंग है, बाकी होगा ही क्या। लेकिन फिर अलग अलग केसेस होते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर बताने शुरू करते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अलग अलग केसेस जो है वो आते रहते हैं, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन होता रहता है। तो फिर इंदिरा गांधी नेहरू केस आता है 1975 में, इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली सरकार ने क्या किया, ऐसे इलेक्शन डिस्प्यूट जिसमें प्रधानमंत्री और स्पीकर इंक्लूडेड है वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रहेगा, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, सभी कोर्ट से वो बाहर रहेगा। अब यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि रुको, थाम, बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आप नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू हमारे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, ये नहीं कर सकते हो। तो सरकार ने बोला ठीक है, चलो ये बेसिक स्ट्रक्चर बोल रहे क्या, मान लिए, चलो ये वाला था वो बेसिक स्ट्रक्चर जो बोल रहे थे कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं, अच्छा ये था वो बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद केसेस पे केसेस होते रहते हैं, और सरकार लॉ बनाती है। सुप्रीम कोर्ट बोलती बेसिक स्ट्रक्चर, सरकार लॉ बनाती है बेसिक स्ट्रक्चर, सरकार लॉ बनाती है बेसिक स्ट्रक्चर। सरकार का दिमाग यार बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन तो कर दो, क्या है बेसिक, है नहीं बोलते। कोर्ट ने बोला तुम बनाते रहो, हम बेसिक स्ट्रक्चर बोल के खारिज करते रहेंगे, तुम बनाते रहो हम खारिज करते रहेंगे। यही चलता रहा। इसके तहत इतने सारे बेसिक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिले। देखिए कोई मेंशन नहीं है हमारे संविधान में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, लेकिन जो अभी तक केसेस हुए उसके तहत हमें देखने को मिलता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है अभी तक। आगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही है, और भी आगे हो सकते हैं। तो सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी रहनी चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम्स जो सिटीजन्स को मिलने हैं, है ना, वेलफेयर स्टेट्स यहाँ पर होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेक्युलर एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी इंटीग्रिटी, जुडिशियल रिव्यू, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो ये कुछ हमें बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है इस डॉक्ट्रिन का कि भाई पार्लियामेंट जो है उसकी पावर चेक एंड बैलेंस में रहती है ना, ऐसा नहीं कि अनसंड कुछ भी आके बोल दिए पार्लियामेंट ने कि भाई हम ये ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक फ़ायदा है। दूसरा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिविंग डॉक्यूमेंट्स रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। अभी जैसे बहुत चल रहा है, अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो उसमें बोल रहे हैं ना कि बीजेपी बोल रही है कि भाई 370 के पार हमको पहुंचाना है बीजेपी को, तो 400 पार जो है बीजेपी जाने ही वाली है एनडीए। तो यहाँ पर 400 पार चली गई तो स्पेशल मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर बीजेपी के पास आ जाएगी, मतलब पूरा संविधान जो है वही चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, सेवरल प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जैसे कि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर कम नहीं किया जा सकता है ना, स्टेट जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस इंडिया, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ऐसा उन्होंने बोला। जो मतलब हमारे यहाँ पर कैसा है, हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो कैसा देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट,
देन उसके बाद हाई कोर्ट, एंड देन उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो भी इंडिपेंडेंटली काम करेगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो ये भी एक अलग न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में पता रहना चाहिए। तो देखिए स्ट्रक्चर, हाई कोर्ट, नीचे आता है उसके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट, ठीक है, ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट। हाईएस्ट जो डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है? कलेक्टर, है ना। जिसके लिए आईएएस बनना है तो उसके लिए कौन रहता है? कलेक्टर बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट जो है ये हाईएस्ट रहता है। इसमें सिविल साइड रहती है, क्रिमिनल साइड रहती है। सिविल साइड डिस्ट्रिक्ट जजेस देखते हैं, क्रिमिनल साइड सेशन जजेस देखते हैं, उनको सेशन जज बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज बोथ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके पास होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने MM अकेडमी ऐप पर जो पॉलिटिकल लेक्चर है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट में अपील हो सकती है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि भाई अगर सिविल साइड में जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसने अगर कोई निर्णय दिया तो आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। बाकी सेशन जज का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट, कैपिटल पनिशमेंट जो है वो भी देने की इनके पास पावर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा आता है कि भाई जो सेशन जज के जज है उनके पास कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने की पावर है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट की नहीं है, ऐसा आपको स्टेटमेंट आ सकता है। तो ऐसा नहीं है, उनके पास होती है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट जो है जो दी जाती है वो हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म की जाती है और फिर अपील होगी या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबॉर्डिनेट जज कोर्ट आते हैं सिविल साइड में, नीचे और नीचे सबॉर्डिनेट जज, इनके पास अनलिमिटेड पिक्यूनरी मतलब पैसों से रिलेटेड ज्यूरिडिक्शन जो है सिविल सूट्स में वो इनके पास होता है। एंड क्रिमिनल साइड में अब नीचे साइड देखे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आता है, ये क्रिमिनल केसेस में पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 7 ईयर्स, सब 7 साल तक की ही सज़ा जो है वो यहाँ पर, ये कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं क्या? नहीं। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं क्या? नहीं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कौन दे सकता है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट, हाईएस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट में वो दे सकते हैं। फिर उसके नीचे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आते हैं वो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ 7 साल की सज़ा, ठीक है। उसके भी नीचे हमें देखने को मिलते हैं मुंसिफ कोर्ट एंड इधर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्रिमिनल केसेस जो है पनिशेबल फॉर टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल तक की सज़ा होती है। इधर मुंसिफ में यहाँ पर देखोगे अगर आप लिमिटेड सिविल केसेस, स्मॉल जो केसेस होते हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हमें सिटी सिविल कोर्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। सिटी सिविल कोर्ट्स आते हैं, इसमें कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आते हैं। कुछ स्टेट प्रेसिडेंसी जो है वो स्मॉल कॉज कोर्ट जो है वो भी स्टैब्लिश करते हैं, और उसी के साथ साथ कोर्ट डिसीजन आर फाइनल, हाई कोर्ट पजेस द पावर ऑफ रिविजन, ठीक है। इनके फाइनल होते हैं और हाई कोर्ट के पास पावर होती है। तो ये कुछ क्या है ना, ये आपको थोड़ा बाइफर्गेशन पता रहना चाहिए, सिविल साइड क्रिमिनल साइड का, दोनों ही साइड का, डिस्ट्रिक्ट से लेकर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के सारे आपको यहाँ पर पता रहने चाहिए। बाकी और डिटेल में अगर फैमिली कोर्ट है ना, ये सारे नालसा वो सब देखना है आपको, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो अगर देखना है तो MM अकेडमी ऐप जैसा मैंने आपको बोला वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जजेस जो उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो भाई यहाँ पर ये उसी का स्क्रीनशॉट है बाय द वे, ठीक है। जो MM अकेडमी ऐप पर मैंने क्लासेस ली उसी के स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाए, जिससे कि और समझाने में आसानी हो जाए। तो ऐसे पूरा फोटोज़ के थ्रू समझाया हुआ है जिससे कि आपको और समझने में आसानी हो। तो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस की स्टेट में वो गवर्नर के द्वारा की जाती है, ठीक है। गवर्नर के द्वारा, वहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा कंसल्ट भी किया जाता है। एंड क्वालिफिकेशन जो है वो किसी सर्विस में नहीं रहना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, वो एडवोकेट रहना चाहिए 7 ईयर्स तक का, या प्लीडर रहना चाहिए 7 ईयर्स के लिए, और हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वालिफिकेशन बेसिकली अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं, हाई कोर्ट के जज के लिए क्या चाहिए होते हैं, और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज के लिए क्या चाहिए होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, हम सभी को पता है कि भाई 370 जो है उसका स्पेशल स्टेटस जो है वो हटा दिया गया था, जो जम्मू एंड कश्मीर से लिंक्ड है, और उसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको स्टेट का ना यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, उसको भी बाइफर्केट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में, है ना। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, रिसेंटली उसने अपील किया कि उसके अगेंस्ट में कहते हैं ना गवर्नमेंट के कि भाई ये नहीं किया जा सकता है,
ये गलत किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपील किया। मतलब अब फाइनल ये है कि जो 370 है अब वो हटा दिया गया है, ठीक है। कोर्ट से भी अब उसको मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टेट्स किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, या फिर जो स्टेट्स है उनका बाइफर्गेशन किस तरीके से होता है, या स्टेट के अगर बेसिकली अगर टुकड़ा करना है तो वो कैसे किया जाएगा, नाम चेंज करना है तो कैसे किया जाएगा, उसकी एक प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत यहाँ पर कोई भी नया स्टेट फॉर्म करना है या फिर स्टेट्स को यूनाइट करना है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकला था, है ना। जैसे अब समझ लीजिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग हो रही है, मराठवाड़ा की मांग होती है, तो उनको अगर बायफर्गेट करना है ना, या इंक्रीज या डिक्रीज करना है एरिया को, या नाम को बदलना है, तो आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। इसमें सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति है वो इस तरीके का बिल जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के पहले जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके पास भेजेंगे, ठीक है। स्टेट को दिखाएंगे, स्टेट हाँ बोले ना बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टेट हाँ बोले ना बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हाँ बोले तो बहुत अच्छा, ना बोले तो भी अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो फिर पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होगा। पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद क्या होगा? स्पेशल मेजोरिटी होगी? जी नहीं, यहाँ सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंपल मेजोरिटी से ये चीज़ पास की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 2 जो है बेसिकली बाहर के देश को हमारे देश में लेना है, उसके बारे में बात करता है, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। तो आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है नया स्टेट बनाने की, बाउंड्रीज अल्टर करने की। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के साथ इंट्रोड्यूस होता है। बिल जो है वो बाउंड्रीज, नेम स्टेट, कोई भी यहाँ पर स्टेट का जो है वो अफेक्ट करने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2023। अब देखिए दिल्ली जो है उसके पास यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ वहाँ पे लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर है मतलब क्या है? वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। ऐसे हमारे यहाँ पर कितनी यूनियन टेरिटरीज है? टोटल 8 एट प्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज हैं। उसमें से 3 ऐसी है जहाँ पर एट प्रेजेंट लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिल रही है। लद्दाख में हालांकि मांग हो रही है। वो कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, देन दिल्ली, देन पुदुचेरी। तो ऐसे 3 हमें देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट की एसेंट इसको मिल गई है। इसमें क्या है? ये बात कर रहा है पावर की, मतलब जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रांसफ़र कैसे होगी, कौन करेंगे? तो ये सेंटर ने अपने हाथ में ले लिया है। स्टेट को, मतलब जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उनको अपने हाथ में चाहिए था। उन्होंने बोला भाई हमको एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो हमारे हाथ में दो, कौन हमको यहाँ पर चाहिए, किनकी ट्रांसफ़र करनी, किनको रखना है। लेकिन नहीं, सेंटर ने अपने हाथ में रख लिया है। उसी के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पर एसेंट जो है प्रेसिडेंट की मिली है। ये अगर आप देखते हैं तो सिविल सर्विस अथॉरिटी जो है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई गई है। यहाँ पर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई गई है जिससे कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के पास ये रिकमेंडेशन जाएंगे कि भाई किसकी ट्रांसफ़र करनी है, विजिलेंस, सारे जो भी मैटर्स है सिविल सर्विसेज के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर बेसिकली कौन होते हैं, है ना, एजेंट होते हैं प्रेसिडेंट के। मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ देखेगी। अब यहाँ पर जो है NCCSA, इसका कंपोजिशन क्या है? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एज ए चेयरपर्सन। अब भाई आप बोलोगे, तो आप बोल रहे थे कि दिल्ली का कोई लेना नहीं है, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर बेसिकली है। लेकिन बाकी के देखो ना, बाकी के क्योंकि 3 लोगों की बॉडी होती है, उसमें से 2 लोग जो बोलेंगे वो मांग पूरी हो जाती है। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, एज अ मेंबर। अब देखिए सेक्रेटरी मतलब ऑब्वियस है, हमको सरकार के जो है वही यहाँ पर आएंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ऐसे शैल बी डिसाइड मैटर बाय मेजोरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब 3 लोग हैं, 3 लोगों का क्या रहेगा यहाँ पर? 2 लोग जो बोलेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसलिए बेसिकली चीफ मिनिस्टर का कोई इस ज़्यादा रोल बसता नहीं है। अब यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास भी काफ़ी पावर दी गई कि भाई यहाँ पर कॉम्पिटेंस देखा जाएगा, सारे मैटर जो है डिस्क्रिप्शन उनके डिस्क्रिप्शन पर रहेंगे, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही किया जाएगा। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर, सर्टन मैटर्स जो है वो यहाँ पर LG को दिए जाने चाहिए,
ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और इसमें जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो दिल्ली की अगर वो अफेक्ट हो रही है तो यहाँ पर एलजी जो है वो देखेंगे। जो दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, बाकी कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उनके मैटर है तो वो एलजी देखेंगे। सुमनिंग, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मैटर ऑफ विच एलजी टू गिव एन ऑर्डर सोल डिस्क्रिप्शन। मतलब यहाँ पर एलजी की पावर जो है बढ़ा दी गई थी। एलजी जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ा दी गई है दिल्ली में। इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली का, उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो भाई सबसे पहले तो दिल्ली जो है उसको पार्ट सी में रखा गया था। जो स्टेट्स हमारा अलग अलग अरेंजमेंट्स हो रही थी स्टेट्स की, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया 1952 में कि भाई यहाँ पर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है वो भी रहने चाहिए, क्योंकि दिल्ली भली यूनियन टेरिटरी है, भली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, मगर कैपिटल भी तो है, इसीलिए वहाँ पर असेंबली जो है वो भी यहाँ पर रहनी चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन, यूनियन टेरिटरी बन गया। देन उसके बाद यहाँ पर दिल्ली जो है उसको यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया, है ना। एंड उसके बाद 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जहाँ पर काफ़ी सारे पावर्स, मतलब बेसिकली कुछ पावर छोड़कर काफ़ी सारे पावर जो है वो दिल्ली को दिए गए, है ना। उसमें कौन कौन से 3 पावर ऐसे नहीं है दिल्ली के पास, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता। देन यहाँ पर स्पेशल स्टेटस जो है वो हमें देखने को मिलता है, स्पेशल स्टेटस यहाँ पर दिया गया, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन पर। प्रिवेंटिव डिटेंशन, पुनिटिव एंड प्रिवेंटिव, 2 तरीके के डिटेंशन होते हैं, पुनिटिव एंड प्रिवेंटिव। अब देखिए, डिटेंशन मतलब क्या है, आसान शब्दों में हिरासत में ले लेना, पकड़ लेना, ठीक है। अब प्रिवेंटिव मतलब क्या है कि कोई अपराध होने को है, कोई अपराध होने को है, उससे पहले ही दबोच लिया गया। कोई अपराध होने को है, उससे पहले ही दबोच लिया गया, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव, प्रिवेंट कर लिया गया। जैसे होता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, वैसे प्रिवेंट कर लिया गया कि भाई अपराध को ही प्रिवेंट कर लिया गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि भाई कंफर्म कैसे बोलोगे, अपराध हुआ ही नहीं है, तो यही अपराध करने वाला था, ये कहाँ से। तो इसका फ़ायदा, मिसयूज़ काफ़ी बार लिया जाता है, तो इसके भी लिए काफ़ी जो आवाज़ें हैं वो उठती रहती है। पुनिटिव मतलब क्या है, अपराध होने के बाद जो पकड़ा गया है वो। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन ऑब्जर्व प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ और कॉलोनियल लीगेसी, इसीलिए सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा कहा गया। क्योंकि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो किसी को भी दबोच सकती है ना। अब कोई सरकार के अगेंस्ट में बोल रहा है, सरकार ने बोली कि भाई ये कुछ बड़ा कांड करने वाला है, इसको पकड़ लो, दबोच लो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर दबोच लो। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में साला बता भी नहीं सकते हैं काय के लिए पकड़े, गुपित भी रहता है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, राइट्स भी छीन लिए जाते हैं, सब कुछ चला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 22 अगर हम देखते हैं तो अरेस्ट और डिटेंशन के लिए कुछ यहाँ पर प्रोटेक्शन दिए गए। एक होता है पुनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। पुनिटिव मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर ऑफेंस जो है वो कमिट हो चुका है, उसके बाद उसको पकड़ा गया है। और वही प्रिवेंटिव मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर डिटेंशन किया गया है उसका बिना किसी ट्रायल के, ट्रायल हुआ ही नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं है ना भाई, अभी तक क्राइम ही नहीं हुआ है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कहीं क्राइम होने के बाद उसको पकड़ा गया, और यहाँ पर है कि भाई प्रिवेंट करना है, क्राइम को ही प्रिवेंट कर, क्राइम को होने से बचाना है। तो ये कब होना चाहिए, एकदम आतंकवादी संगठन है या आतंकवादी कोई हमला होने वाला है उसको प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी कई बार इस्तेमाल इसका हो जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये है विदाउट ट्रायल कन्विक्शन बाय द कोर्ट, रीजनेबल जो रीजनेबल एक थोड़ा सा डाउट है उसके ही बलबूते पर उसको पकड़ लिया जाता है कि भाई डाउट है हमको सिर्फ कि ये कुछ कांड कर सकता है, ठीक है। ये जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है, भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिसको अरेस्ट किया गया उसके पास कोई अधिकार ही नहीं, आप समझ लो ऐसे, जब तक चाहे जैसा चाहे उसको सरकार रख सकती है। एकदम साफ शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं अगर डिफेंस, फॉरेन अफेयर या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से कुछ कनेक्टेड है। लेकिन नॉर्मल इसमें भी कई बार अपराध लगाकर उनको डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर हम देखते हैं रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें आर्टिकल 22 जो है, कोई भी व्यक्ति जो है उसको बिना इन्फॉर्म किए कि भाई आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है ना। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बाकी आर्टिकल 22(3) अगर हम देखते हैं तो हर व्यक्ति अरेस्ट जो किया जाता है वो
बेसिकली क्या है कि उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स, है ना। आर्टिकल 22(3) क्या कहता है कि भाई यहाँ पर दोनों जो क्लॉज है नॉट अप्लाई टू अ पर्सन जो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में हुआ है। समझ रहे हो आप, मतलब आपको अरेस्ट किया गया, आपको अरेस्ट करने का रीज़न जो है वो बताना ही पड़ेगा। आपको अरेस्ट किया गया 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नो पर्सन डिटेन फॉर मोर देन 3 मंथ्स एडवाइजरी बोर्ड जब तक बताती नहीं है 3 महीने से ज़्यादा उसको नहीं रख सकते हैं डिटेन। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड डिटेंशन ये जो है बेसिकली समझ लो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये कॉलोनियल लीगेसी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट में अगर किसी ने भी बोला तो उसको दबोच लिया जाता था कि भाई आ जा, तू हमारे पास आ जा, चल बोल, इतना बोल, आ जा। क्यों अरेस्ट किया गया नहीं बताएंगे, क्यों, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऐसे ही यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर हम आते हैं पर्सनालिटी राइट्स पर। पर्सनालिटी राइट्स, अब यहाँ पर रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रांट किया है प्रोटेक्शन टू अ फेमस बॉलीवुड एक्टर पर्सनालिटी राइट्स फ्रॉम मिसयूजिंग ऑफ थर्ड पार्टी अबाउट पर्सनालिटी राइट्स। थर्ड पार्टी पर्सनालिटी राइट्स का मिसयूज होने से बचा लिया है। ठीक है, पर्सनालिटी राइट क्या है? पर्सनालिटी राइट मतलब है राइट ऑफ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनालिटी अंडर राइट टू प्रिवेसी, कि भाई उसको अपनी प्रिवेसी रखना है, उसको बताना नहीं है किसी को भी, उसको सुनाना नहीं है किसी को भी, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पर्सनालिटी राइट इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन स्टेटस ऑफ इंडिया, कहीं भी बेसिकली इसके बारे में बात नहीं होती है। टू कॉन्स्टिट्यूशनली पर्सनालिटी राइट है राइट टू पब्लिसिटी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, यहाँ पर राइट टू कीप वंस इमेज, जैसे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मेरी कोई इमेज अगर समझ लो कोई यूज़ कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कानून है। अगर राइट टू प्रिवेसी, अगर मेरा कोई आधार कार्ड का नंबर शेयर करते जा रहा है तो वो मेरी प्रिवेसी का हनन है, तो उसके लिए भी कानून हमें देखने को मिलता है ना। पर्सनैलिटी राइट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अनऑथराइज यूज़ ऑफ फ्यू डिग्नेटरीज नेम, जैसे कि कोई अनऑथराइज तरीके से अगर नाम का उल्लंघन हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे समझ लो कई बार हमें देखने को मिलता है, अभी हुआ ऐसा था, ये सच घटना है। हम यहाँ मेरा जो गांव है उसके पास ही एक अच्छा खासा, जो मतलब समझ लो कि गांव में छोटे छोटे ही होते हैं, एक बड़ी नाई की दुकान जो है वो उसने खोली। ठीक है, अच्छा बड़ा नाम था, नाम नहीं लेना है मेरे को, लेकिन अच्छा बड़ा नाम उसने खोला। और फिर उसके बाद उसने पोस्टर वोस्टर छपवा दी, विराट कोहली आने वाला है, विराट कोहली आने वाला है, विराट कोहली आने वाला है। ठीक है, अब भीड़ तो जम गई हो, ऑब्वियसली भीड़ जमी, गाँव बोलने के बाद तो डुप्लीकेट पे भीड़ जम जाती है, तो ओरिजिनल विराट कोहली के फोटो पोस्टर चिपका रहे तो आएगा नहीं है। उसके बाद पता चला विराट कोहली का डुप्लीकेट आया हुआ है, और डुप्लीकेट भी ऐसा जो डुप्लीकेट दिख भी नहीं रहा था। उसको पहचानने में उनको माइक पे 10 बार बोलना पड़ा कि भाई ये हमारा विराट कोहली, ये विराट कोहली है। ऐसे कई बार जो है भीड़ तो जमा कर लिया ना, पर उसने, ये ऐसी चीज़ें हमें कई बार जो है वो देखने को मिलती है। पर्सनैलिटी राइट अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन अगर हम देखते हैं तो कोई एक्सप्लिसिट इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है या ट्रीटी नहीं है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन हमें देखने को मिलते हैं पब्लिसिटी राइट से रिलेटेड, इसमें रोम कन्वेंशन है, ट्रिप्स अग्रीमेंट है एंड वीपो परफॉर्मेंस है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि भाई कौन से यहाँ पर नीचे दिए गए में से कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन पर्सनैलिटी राइट से रिलेटेड है या पर्सनैलिटी राइट से रिलेट रखते हैं। ऐसे कई आपको क्वेश्चंस आते हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। अब पर्सनैलिटी राइट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो लिए गए हैं, तो इसमें हमें आर्टिकल 21 देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी जो है वो डिप्राइव नहीं किया जाएगा, तो ये उसके पास राइट टू प्रिवेसी रहती है। आर्टिकल 300A है राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, तो ये हमें देखने को मिलता है। बाकी जो स्टेट ने दिया है दीपा जयकुमार वर्सेस विजय केस, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला पर्सनैलिटी राइट जो है वो सीधे आफ्टर डेथ ऑफ पर्सनैलिटी एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड बाय लीगल हायर, उसकी डेथ हो गई तो पर्सनल ये ख़त्म हो गया है। एंड साक्षी मलिक, ये हमें केस देखने को मिलता है, यूजिंग अनदर्स इमेज मोस्ट स्पेसिफिकली प्राइवेट इमेज विदाउट कंसेंट इज इलीगल, इलीगल होगा। ठीक है, तो ये ऐसी इमेज है जो छपरी लोग भी करते हैं ना, कई बार इमेज जो है वो उड़ाना ज़बरदस्ती की पर्सनल इमेज, ये इलीगल होता है बिना कंसेंट के। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हेट स्पीच है। हेट स्पीच देखिए आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, तो फास्ट तरीके से इसको देखते हैं हम। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेस किया कि स्टेक होल्डर्स टू फाइंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ हेट स्पीच। हेट स्पीच कई लोग देते हैं, उसकी वजह से झगड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से दंगे हो जाते हैं,
तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है, कोई कानून नहीं है इसलिए इस पर कानून लाने की भी ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। हेट स्पीच हमारे कानून में डिफाइंड ही नहीं है। स्पीच जनरली रेफर टू हेट्रेड अगर फैलाया जा रहा है जिससे कि लोगों में आक्रोश फैले, जिससे कि लोगों में गुस्सा हो, जिससे कि दंगे होने की संभावना हो, वो हेट स्पीच माना जाता है। रेगुलेशन अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(2) ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, है ना, कि भाई अगर कोई ऐसी स्पीच हो रही है जिससे कि पब्लिक ऑर्डर खतरे में आ सकता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड देन उसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया, जिसमें सेक्शन 996(1) लाया गया, जिसमें एनमिटी अगर कोई डिफरेंट ग्रुप में प्रमोट कर रहा है उसमें पनिशमेंट किया जाएगा। पनिशमेंट अगर कोई ज़बरदस्ती कोई निटेरियस कोई काम कर रहा है तो वो यहाँ पर किया जाएगा। कोई रिलीजियस फीलिंग अगर सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है जिससे कि विद्रोह हो सकता है। सेक्शन 353(1)(2) यहाँ पर पिनलाइज करने की बात की जा रही है अगर पब्लिक मिसचीफ कोई हो रहा है, एनमिटी अगर फैल रही है किसी भी रिपोर्ट पब्लिश करने की वजह से या कुछ होने से, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। संहिता, न्याय संहिता ये अभी का है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कि भाई अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गैर फायदा ना उठाए, हमको है लेकिन उससे ऐसा ना हो कि भाई हेट फैल रहा हो, उससे ऐसा ना हो कि लोगों में जो गुस्सा है वो फैलता जा रहा हो, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हेट स्पीच से रिलेटेड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके के। ये आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो है वो पढ़ सकते हो। बेसिकली यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया नेगेटिव इम्पैक्ट हेट स्पीच का, है ना। लॉ कमीशन को यहाँ पर दिया है कि भाई एग्जामिन करो क्या है यहाँ। देन उसके बाद यहाँ पर है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब देखिए यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों, अयोध्या की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और उसका ज्ञानव्यापी वो भी आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ब्लैंक स्टे ऑन वर्शिप एक्ट प्लीज़, यहाँ पर कैनॉट ऑर्डर ब्लैंकेट स्टे, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोई अगर केस आया तो ख़त्म कर दो, कोई लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मतलब क्या है कि रिलीजियस कैरेक्टर का कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ पर वर्शिप पूजा अर्चना की जाती है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो अगर कोई रिलीजियस कैरेक्टर का है तो उसका जो कैरेक्टर है जैसा का वैसा ही रहेगा जो 1947 के वक्त रहा था। तो मतलब बेसिकली जब हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त जो रिलीजियस कैरेक्टर का था जैसा का वैसा रहेगा। तो अब अयोध्या में क्या हुआ, तो उसको बाहर रखा गया था, इसलिए भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है वो मैटर को इसके ये एक्ट के बाहर रखा गया था। अब यहाँ पर नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस, कि भाई अगर 15 अगस्त 1947 को जो प्लेस थी वो जैसी की वैसी रहेगी, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप का, ठीक है। ये हमें देखने, एग्जाम्पशन यहाँ पर था अयोध्या एग्जाम्प्ट किया गया था, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट फाइनली सेटल और डिस्प्यूज ऑफ एनी कन्वर्जन ऐसे प्लेस का ये यहाँ पर रखा गया। पेनल्टी जो है वो भी यहाँ पर रखी गई है, 3 साल की पेनल्टी रहेगी, इम्प्रिजनमेंट रहेगा विद अ फाइन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओडिशा कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंक्लूजन ऑफ कोई लैंग्वेज इन दी 8th शेड्यूल, है ना। 8 शेड्यूल हमारे यहाँ पर है, टोटल 12 शेड्यूल हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं, उसमें से 8th वाला अगर हम देखते हैं तो उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस दी गई है। तो उड़ीसा कैबिनेट ने प्रपोज किया है कि भाई कोई लैंग्वेज जो है उसको भी हमारे शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। इसमें 22 लैंग्वेजेस है, ये इंग्लिश इसमें है क्या इंक्लूडेड, इंग्लिश इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आया था। बहुत सारी लैंग्वेजेस दी गई थी, इसमें से कौन सी इंक्लूडेड नहीं है हमारे 8th शेड्यूल में, तो उसमें इंग्लिश अगर आप एलिमिनेट कर दो तो बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, इतना ईजी क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो 14 लैंग्वेजेस जो है मेरे ओरिजिनली यहाँ पर इंक्लूड की गई थी। सिंधी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई 21st अमेंडमेंट के थ्रू, कोंकणी जो है, मणिपुरी जो है, नेपाली जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर टोटल 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। 9th शेड्यूल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में कि भाई यहाँ पर 9th शेड्यूल में ऐसी कुछ चीज़ें डाली गई थी जो जुडिशियल रिव्यू के बाहर रहे, लेकिन फिर जुडिशियल ने बोली कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिली। राइट टू साइलेंस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी राइट टू साइलेंस है ये भी यहाँ पर कैनॉट फोर्स देम टू स्पीक। आप राइट टू साइलेंस उनका अधिकार है, आप फोर्स नहीं कर सकते उनको बोलने के लिए। राइट टू साइलेंस जो है आर्टिकल 23 में है, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के लिए उसको विटनेस ही बनाया, पीट पीट के अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम, ये पिक्चरों में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता है, ठीक है। राइट टू नॉट अवेलेबल टू पर्सन बी इंट्रोगेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ हमें, रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर,
जो अभी कोर्ट ने बेसिकली क्या किया था कि रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था, उसी के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी लाया गया था कि उसमें भी वही लोकल्स जो उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन वो भी चल ना सका। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है बेसिकली, ठीक है। देन उसके बाद अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब होता है पॉजिटिव एक्शंस। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम है, तो रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है कि आप इक्वालिटी लाने की बात कर रहे हो, और डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है कि एक को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, एक को रिजर्वेशन मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जिससे कि इक्वालिटी आ जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए, और इसी वजह से इसको बोल जाता है अफर्मेटिव एक्शन। यहाँ पर है रंगनाथ मिश्रा कमीशन। ये नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इनके लिए है। देखिए कई बार ऐसा आता है कि भाई ये कमीशन जो है ये किसके लिए लाई गई है, तो ऐसे आपको पता ना कमीशन किसके लिए लाया गया है, तो ठीक है। एंड उसके बाद परमिटिंग दलित्स हु कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी टू अवेल शेड्यूल कास्ट स्टेटस, तो ये यहाँ पर देखने आर्टिकल 355, ये इमरजेंसी प्रोविजन की बात करता है। पूरे सारे इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता रहने चाहिए उसके बारे में। राइट टू वॉक, पंजाब फर्स्ट स्टेट बना है टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक। राइट टू वॉक ये मैंडेटरी है टू ऑल रोड ओनिंग एजेंसीज, ठीक है। इसमें NHAI भी है जिससे कि फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाया जाए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य बना है? पंजाब राज्य बना है, पंजाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है। अगेन फिर से मैं आपको बता दूँ, MM अकेडमी ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। MM अकेडमी ऐप पर वेरियस GS 1 2 3 4 रिलेटेड कोर्सेस है जो आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देंगे, लोवेस्ट प्राइस पर, मज़ा आ जाएगा आप सभी को। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहे हैं हम फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों? यूनियन गवर्नमेंट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया है मॉनसून सेशन में। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? देखिए इलेक्शन हो रहे हैं, अभी भी इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए समझना और आसान हो गया। हमारी जो पार्लियामेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम रफली सीट्स लेंगे। रफली सीट्स जो है वो हमारे पास 545 है, ठीक है। मतलब सरकार अगर किसी को फॉर्म करना है उसके लिए कौन सी मेजोरिटी लगती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। उसके लिए चाहिए 273। जिसके पास भी 273 सीट्स है वो पार्टी सरकार बना लेगी, और उसका जो हेड रहेगा, उसका जो मुखिया रहेगा वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर, वो बनेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? सरकार बन गई, सरकार बन गई। अब जो अपोजिशन पार्टी है उनको ऐसा लग रहा है कि यार जो सरकार चला रही है इनके पास 273 सीट्स नहीं है, उनके पास 273 MPs नहीं है, तो अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद क्या होगा कि उनको प्रूफ करना पड़ेगा, जो सरकार चला रहे हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा कि उनका 273 है। अगर उन्होंने प्रूव कर लिया तो सरकार टिकी रहेगी, नहीं प्रूव कर पाए सरकार गिर जाएगी। समझ रहे हो? ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेजिस्लेटिव रिजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, जो अलाउ करता है अपोजिशन को कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी को चैलेंज कर सकता है कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, वी चैलेंज, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो गवर्नमेंट जो है उनको रिजाइन करना पड़ता है कि भाई अगर नहीं प्रूव कर पाए वो कि हमारे पास मेजोरिटी है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट से, एक मत से सरकार गिरी थी, एक कैंडिडेट नहीं मिला बस उनको, अगर मिल जाता तो उनकी सरकार टिकी रहती, नहीं तो रिजाइन करना पड़ा उनको। मोशन ऑफ लोगों ने ओनली भी मूव्ड इन लोकसभा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी साबित करनी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 75(3) काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। एट स्टेट लेवल आर्टिकल 164 टू प्रोवाइड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल स्टेट असेंबली, ठीक है। एंड यहाँ पर ग्राउंड्स नो कॉन्फिडेंट नीड नॉट सेट अप एनी ग्राउंड ऑन विच, ग्राउंड नहीं बताना पड़ता है, क्यों? हमको लग रहा है भाई, ठीक है, ठीक है। ये एक है रिपीट मोशन आफ्टर नो कॉन्फिडेंस हैज़ बीन डिस्कस्ड एंड निगेटेड बाय द हाउस, नो कैनॉट बी मूव्ड इन द सेम सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मतलब मैं मार्क कर लूँगा क्योंकि अब इतने पूछ चुके हैं। ये एक स्टेटमेंट जो है वो है जो पूछा जा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। मॉनसून सेशन चल रहा है अभी, ठीक है, पूछा क्या जा सकता है? 5 साल की सरकार है, 5 साल की सरकार में एक ही बार सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, गलत। एक सेशन में एक ही बार है, मानसून 3 सेशन होते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ पर, वैसे तो एक्स्ट्रा लाया जा सकते 3 सेशन, उसमें से एक सेशन में लेकर आ गए, अब दोबारा वही सेशन में नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, लाना है अब आपको अगले सेशन में लेकर, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। यूजुअल प्रोसेस क्या है? हाउस जो है वो एक्सप्रेस करता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, स्पीकर जो है वो एग्जामिन करता है, एंड मेंबर जो है जो यहाँ पर नोटिस फॉर लीव ऑफ द हाउस टू मूव द मोशन,
स्पीकर जो मेंबर है उसको बुलाता है फेवर में, एंड देन इफ नॉट लेस देन 50 मेंबर राइज, स्पीकर डिक्लेयर दैट लीव टू बी ग्रांटेड बाय द हाउस, मोशन इज देन टेकन अप। ठीक है, मोशन लिया जाता है विद इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर अंदर होना चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड ऑफ द लॉ मेकर, ये हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वाले वीडियो में कि उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए, सहूलत मिली हुई है। ठीक है, तो ये सहूलत जो है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप किया है 7 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस, रिकंसिडर 1988 जजमेंट पीवी नरसिम्हा राव केस। यहाँ पर लीगल इम्यूनिटी जो है लेजिस्लेचर की ग्रांट की जा रही है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस जो है वो यहाँ पर देखे जाते हैं। ठीक है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस मतलब भाई अगर कोई मेंबर जो है उसके प्रिविलेजेस का गैर फायदा ले रहा है उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस बोला जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट कोई भी स्पेशल लॉ नहीं बनाई है इसके लिए। पार्लियामेंट जो है सोल अथॉरिटी है कि भाई वो ब्रीच ऑफ कंटेम्प्ट अगर होता है हाउस में तो वो सिर्फ पार्लियामेंट देख सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी बोला गया है, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर आपने बाहर कर लिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट में आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, इम्यून है उससे। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये कोई भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के कंसेंट जो है वो रेज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए शॉर्ट में ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस की हुई है। प्रिविलेज कमेटी भी हमें देखने को मिलती है, 15 मेंबर इन लोकसभा, 10 इन राज्यसभा, नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। की फंक्शन क्या है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगर हो रहा है तो उसको देखा जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक्सपुल्जन ये एक है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के अलग है। इसमें अगर आप हाउस जो है उसके परफॉर्मेंस की में गड़बड़ी लाने की कोशिश कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ड्यूरेशन ऑफ द हाउस के लिए वो सस्पेंड किया जा सकता है, काफ़ी लोग सस्पेंड किए गए हैं। ठीक है, देन एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर, रिसेंटली लोकसभा ने एक्सपेल्ड किया है वन ऑफ इट मेंबर एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड इलीगल ग्रेटिफिकेशन, एथिक कमेटी रिपोर्ट। लोकसभा ने एक्सपेल किया है, तो एथिक्स कमेटी रिपोर्ट, एथिक्स कमेटी भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एक्सपर्जन एमपी जो है उसको गिल्टी फाउंड किया जाता है अगर वो कोई भी यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस करता है या प्रिविलेजेस जो है उसका दुरुपयोग करता है। सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है मोशन पास करने के लिए, उसको एक्सपेल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हाउस से। सस्पेंड मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है, वो ध्यान में रखिएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं, सस्पेंड किया जा रहा है उसको। एथिक्स कमेटी जो है उसने यहाँ पर देखा है लीगल बेसिस जो है वो यहाँ पर क्या होता है, स्मूथ प्रोसीडिंग जो है वो रहना चाहिए, रॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर रूल क्या है, रूल 373 जो है लोकसभा का, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर देता है कि वो यहाँ पर रिमेनिंग ऑफ द डेज सिटिंग, या तो डेज की या रिमेनिंग पीरियड, इसके लिए उसको सस्पेंड कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग रिमाइंडर ऑफ द सेशन, सेशन का जो रिमाइंडर है, मतलब सेशन समझ लीजिए अभी 5 दिन का हो गया और 10 दिन का बाकी है, तो मैक्सिमम 10 दिन के लिए ही उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसा नहीं अब साल भर हो गया ख़त्म, अब तू आई मत, अब तू गया काम से, ऐसा नहीं। रूल 374 यहाँ पर स्पीकर टू नेम एन एमपी हु विल नॉट देन ऑटोमेटिकली स्टैंड सस्पेंडेड। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन विच एवर इज लेस 5 days और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन, तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में अगर हम देखते हैं तो उसी तरीके का यहाँ पर चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 122 अगर हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो है कांट बी क्वेश्चन बाय जुडिशरी, है ना। जो मैंने आपको बोला पार्लियामेंट में जो हो रहा है, व्हाट हैपन्स इन कॉर्सिका स्टेज इन, नहीं हाँ, हैपन्स इन पार्लियामेंट स्टेज इन पार्लियामेंट, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्सपर्जन एंड डिस्क्वालिफिकेशन अलग अलग है, जैसा मैंने आपको बोला डिस्क्वालीफाई भैया 10 शेड्यूल के हिसाब से अलग तरीके से होता है ना। डिस्क्वालिफिकेशन ये अलग अलग तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। कहाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ में। एंटी डिफेक्शन लॉ देखिए 3D एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो 3D एनिमेशन से यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। दोस्तों वक्त था 1966 का, जब पंजाब राज्य में से हरियाणा को अलग किया जाता है। 1967 में पहली बार हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। हरियाणा असेंबली की स्ट्रेंथ 81 की थी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए 41 सीट्स की ज़रूरत थी। कांग्रेस के 48 सीट्स आते हैं। कांग्रेस आसानी से सरकार बना लेती है, पर एक हफ्ते में ही कांग्रेस के 12 MLA रिज़ाइन करते हैं और नई पार्टी बनाते हैं और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार बनाते हैं। अब जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स चुनकर आए थे उनमें से एक ये गयालाल थे। तो गयालाल पहले कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, फिर यूनाइटेड फ्रंट को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फिर से कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, और ये सब उन्होंने सिर्फ 9 घंटों के अंदर अंदर किया था।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया गयालाल किस पार्टी में है, तो मंत्री जी ने कहा कि जो गयाराम है अब वो आयाराम हो गए हैं। और यहीं से शुरू हुई आयाराम गयाराम की कहावत। जो भी दल बदलता है उसको यही कहावत से संबोधित किया जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ही फर्क पड़ता है अगर कोई पार्टी बदलता है तो। देखिए दोस्तों, हर इंसान को देश का भला करना है, पर सबकी आइडियोलॉजी अलग होती है देश को आगे बढ़ाने की, और इसी वजह से आइडियोलॉजी के बेसिस पर पार्टियों का जन्म होता है। तो अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी का समर्थन आप करते हो। पर अगर आप सिर्फ सत्ता के पुजारी हो तो पार्टी सत्ता में है तो आप उस पार्टी की तरफ से हो, नहीं है तो आप दूसरी पार्टी में चले जाओगे, और यही आइडियोलॉजी हानिकारक होती है हमारे देश के लिए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डिफेक्शन होता क्या है। देखिए, अब दो पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। अब सरकार बनाने के लिए समझ लीजिए कि किसी स्टेट में 51 सीट्स की ज़रूरत है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 100 की है। तो अब बीजेपी के 45 सीट्स आते हैं, कांग्रेस के 30 आते हैं, मतलब अब कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। इसी को कहा जाता है हंग असेंबली, और इसमें शुरू होती है असली दुनियादारी और खुलता है एक बड़ा बाजार। अब समझ लीजिए यहाँ पर जो बीजेपी की पार्टी है वो कांग्रेस के 6 एमएलए को बीजेपी को ज्वाइन करने को कहती है, और कांग्रेस के 6 एमएलए ज्वाइन भी कर लेते हैं। अब किस वजह से करते हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। और इसी चीज को बंद करने के लिए 1985 में लाया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। इस लॉ के हिसाब से जो कोई एमएलए या एमपी इस तरफ आयाराम गयाराम करेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस लॉ के हिसाब से आप 4 तरीकों से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। पहले, अगर आप खुद से आपकी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ते हो, मतलब वॉलंटरीली आपकी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ते हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपकी पार्टी ने किसी पर्टिकुलर चीज़ पर वोट करने के लिए कहा है और आप उसके अगेंस्ट में वोट करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में चुनकर आते हो, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, एक इंडिपेंडेंट रूप से खुद की इससे चुनकर आया है, और अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हो, आपको पता है ना कि सेंटर में प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर कुछ लोगों को नॉमिनेट करते हैं, तो अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हो तो 6 महीने के अंदर अंदर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन 6 महीने खत्म होने के बाद अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए, इस चीज़ का विरोध भी काफ़ी ज़्यादा हुआ कि यार आप इंडिपेंडेंट मेंबर को कुछ भी टाइम नहीं दे रहे हो, नॉमिनेटेड मेंबर को 6 महीना दे रहे हो, तो ये कहाँ का तर्क हुआ। दूसरा, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर कोई भी पार्टी 2/3 मेंबर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाते हैं या अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। अब फर्ज कीजिए कि जो बीजेपी है उनके 30 मेंबर्स है। अब इसके 2/3 मेंबर मतलब कितने, तो 20 मेंबर्स अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में, फॉर एग्जांपल कांग्रेस में जाकर मर्ज हो जाते हैं और वहाँ पर वो सरकार बना देते हैं, तो ये जो 20 मेंबर्स है डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग में जब ये लाया गया था तो इस तरीके का नहीं था। स्टार्टिंग में बेसिकली ये था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के 2 विंग्स होते हैं। एक होती है पार्टी विंग जो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है पूरी पॉलिटिकल पार्टी का, और दूसरी होती है लेजिस्लेचर विंग जहाँ पर जो एमएलएज या एमपी जो चुनकर आए हैं उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो बेसिकली ये था कि जो 2/3 लोग थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के रहने चाहिए, वो यहाँ पर निकल कर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होने चाहिए, और वो समर्थन जो है उनको ये लेजिस्लेचर की तरफ से मिलना चाहिए। तो इस तरीके का पहले किया था, लेकिन अब ये माना गया है कि भाई लेजिस्लेचर जो है ये भी अगर 2/3 मेंबर निकल के किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं या मर्ज करते हैं तो भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि 2/3 कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी छोटी होती है कि 2/3 उनका बहुत ही कम हो जाता है। समझ लीजिए अगर 3 ही लोगों की पार्टी है तो मतलब जो 2 लोग रहेंगे वही चले जाएंगे, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। समझ रहे हो। दूसरा, हमें एक्सेप्शन ये देखने को मिलता है कि आप अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो तो आपको आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है। तो अगर आप छोड़ रहे हो, वॉलंटरी छोड़ रहे हो, तो वैसे तो आप डिस्क्वालीफाई होने चाहिए, लेकिन आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो तो आपको न्यूट्रल रहना है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं रहना चाहिए। इसीलिए आप अगर वो वॉलंटरीली छोड़ते भी हो तो भी आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। जब आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा एज अ स्पीकर या चेयरमैन, तो आप फिर से वही पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान दीजिएगा, वही पॉलिटिकल पार्टी जिसकी तरफ से आप स्पीकर बने थे वही आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरी अगर करते हो तो डिस्क्वालीफाई। अब सवाल ये आता है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये कौन डिसाइड करता है। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं हाउस के, वो डिसाइड करते हैं। अब देखिए, पहले तो सिर्फ उनका और उनका ही डिसीजन फाइनल हुआ करता था, उस पर कोर्ट कोई इंटरफियरेंस नहीं रख सकता था। लेकिन 1993 में जो कोलतो होलन केस है उसके बाद जुडिशियल रिव्यू लाया गया, मतलब जुडिशरी दखल दे सकती है। अब दोस्तों, इसके फ़ायदे तो है
कि एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, लेकिन काफ़ी लूप होल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि बीजेपी को कुछ मेंबर चाहिए, मतलब समझ लीजिए 6 मेंबर्स चाहिए, जिससे कि वो अपनी सरकार बना सके। लेकिन उनको ये पता है कि हम 6 लोगों को अगर हमारे तरफ बुलाएंगे तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम 12 एमएलए जो है कांग्रेस के, उनको बोलते हैं आप रिज़ाइन ही कर दो, सीधा रिज़ाइन कर दो, डिस्क्वालिफिकेशन छोड़ो, आप रिज़ाइन ही कर दो। और फिर वो रेसिग्नेशन देंगे तो जो स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ जो 100 की थी वो 88 पर आ जाएगी। अब 88 आ गई तो मतलब आप गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 50% प्लस 1 मतलब 45 सीट्स की ही ज़रूरत रहेगी। और बीजेपी की तो ऑलरेडी 45 सीट्स है और बीजेपी यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। अब आपके उनमें सवाल आएगा, ये 12 मेंबर जो थे जिन्होंने रेसिग्नेशन दिया उनका क्या? तो वो क्या बाईपोल इलेक्शन अभी कुछ ही महीनों में हो जाएंगे, उसमें वो बीजेपी की टिकट पर खड़े होंगे, फिर चुनकर आ जाएंगे। ऐसा ही हमें कर्नाटका में देखने को मिला था। दूसरा, ये एक्ट की वजह से लेजिस्लेचर का डिसेंट खत्म हो जाता है। देखिए जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, क्योंकि लेजिस्लेचर कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और लेजिस्लेटर को कॉन्स्टिट्यूएंसी का भला देखना है। आप समझ लो आप बीजेपी में हो और बीजेपी कोई ऐसा कानून लेकर आती है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, पर आपके पास ये अधिकार ही नहीं है कि आप बीजेपी के अगेंस्ट में या उस कानून के अगेंस्ट में कुछ बोल पाओ, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में सौंपा गया है, जो कितने भी इम्पार्शियल हो पर होते तो पार्टी के ही है। सो अगर डिस्क्वालीफाई करने में उनकी पार्टी को फ़ायदा मिल रहा है तो तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देगी, और अगर नुकसान हो रहा है तो फिर काफ़ी टाइम लगाएगी, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का रिजल्ट देने में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। अब दोस्तों किसी भी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में और अच्छी तरीके से समझने के लिए अगर रियल लाइफ केस स्टडी मिल जाए तो फिर जबरदस्त हो जाता है। तो आज एंटी डिफेक्शन लॉ को और गहराई से समझने के लिए हम जो महाराष्ट्र की केस स्टडी है उसको लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की केस स्टडी मतलब एक सॉलिड केस स्टडी में मानता हूं, जो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पूरी तरीके से, मतलब उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, सब कुछ सिखा देती है। समझने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो 2019 में महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने वाले होते हैं। अब इलेक्शंस रिजल्ट्स को जानने से पहले इस हेराफेरी को समझने के लिए हमें कहानी के किरदारों को, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें बीजेपी देखने को मिलती है, जिसकी कमान देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं और जो पिछले टर्म में चीफ मिनिस्टर भी थे। दूसरे हमें शिवसेना देखने को मिलती है, जिसकी कमान उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे साहब के बेटे हैं। शिवसेना के ही और एक खिलाड़ी के बारे में आपको पता रहना ज़रूरी है, जो कि है एकनाथ शिंदे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आती है एनसीपी, जिसके हेड शरद पवार साहब हैं। एनसीपी के ही शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे और शरद पवार के भतीजे अजित दादा पवार के बारे में भी आपको पता रहना ज़रूरी है। फिर आती है कांग्रेस, जिनके बारे में आपको अगर नहीं भी पता है फिर भी कोई खास फर्क हमारी कहानी में नहीं पड़ने वाला है। अब शुरू होती है कहानी जब 2019 के इलेक्शंस होते हैं, और 2019 के इलेक्शंस के लिए बीजेपी और शिवसेना प्री पोल अलायंस में आते हैं, मतलब इलेक्शंस से पहले ही वो जय वीरू मोड में चले जाते हैं। प्री पोल अलायंस का मतलब होता है कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है वहां शिवसेना अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा, और जहां शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा है वहां बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा। देन उसके बाद इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, जिसमें बीजेपी को 105 सीट्स मिलती है, शिवसेना को 57, एनसीपी को 53 और कांग्रेस को 45। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में टोटल 288 सीट्स है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनाना है तो 145 का जादुई आंकड़ा पार करना ज़रूरी होता है। हमारे जय और वीरू प्री पोल अलायंस में थे। इसका मतलब है कि 105 और 57 मतलब 162 सीट्स लेकर आराम से जादुई आंकड़ा पार किया जा सकता था और सरकार बनाई जा सकती थी। मगर ये जय वीरू नहीं बल्कि दीवार के विजय और रवि निकले। सीएम कौन बनेगा इस चक्कर में दोनों में लड़ाई हो गई। अब इस पर दोनों ही पार्टी अपना अपना मत रखती है। बीजेपी का कहना है कि हमने जब अलायंस किया था उससे पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि अगर हम जीतते हैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। लेकिन शिवसेना का कहना है कि हमने जब प्री पोल अलायंस किया था उस समय पर वादा किया गया था कि 2.5 साल तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहेगा और 2.5 साल तक शिवसेना का रहेगा। मगर रिजल्ट आने के बाद बीजेपी इस चीज़ को नकारती है, जिस वजह से दोनों में फुट पड़ जाती है और अलायंस ब्रेक हो जाता है। मगर अब किसी भी इंडिविजुअल पार्टी के पास 145 सीट्स का जादुई आंकड़ा नहीं है,
तो अब इसका मतलब ये है कि या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या तो फिर से इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अब यहाँ बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स थी, मतलब अगर बीजेपी चाहती तो किसी भी एक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी, मगर पार्टीज अलायंस करती है आइडियोलॉजीज के बेसिस पर, और एनसीपी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी बीजेपी से काफ़ी अलग है। इसी वजह से सभी जो महाराष्ट्र के लोग हैं और पूरे भारत के लोग हैं, इनका यही मानना था कि अब महाराष्ट्र में कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। मगर अचानक सुबह सुबह बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेते हैं, पर उनके पास तो 105 ही सीट्स थी, तो 145 कैसे पहुंचे? यहाँ एंट्री होती है एनसीपी के अजित पवार की, जो डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं। मतलब बीजेपी के 105 प्लस एनसीपी के 53, मतलब 158 हो गया ना जादुई आंकड़ा पार। मगर यहाँ एक दूसरा ट्विस्ट आता है। एनसीपी के हेड तो शरद पवार साहब हैं और उन्होंने इस अलायंस को नकार दिया, और 80 आवर्स के अंदर अंदर ये ड्रामा खत्म होता है और फाइनली शरद पवार ने अजित पवार के द्वारा बीजेपी को दिए गए समर्थन को अवैध बताया और गवर्नमेंट गिर गई। फिर उसके बाद एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस साथ मिलकर आते हैं और सरकार बनाते हैं, जिसे नाम दिया गया महाविकास आघाड़ी, जिसके सीएम बने शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब और डिप्टी सीएम बने एनसीपी के अजित पवार साहब। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अजित पवार साहब के द्वारा ये दूसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ ली गई। पर जैसा कि मैंने कहा था, पार्टीज आइडियोलॉजी पर अलायंस बनाती है। यहाँ तो शिवसेना और कांग्रेस का कंप्लीट डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, जिस वजह से शिवसेना के ही लोगों में दरार पड़ना शुरू हो गई और यही दरार 40 एमएलए को बाहर ले गई। जी हाँ, शिवसेना से ही 40 एमएलए का गठ महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलता है और बीजेपी को समर्थन देता है, जिसमें सीएम बनते हैं शिवसेना के एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम बनते हैं देवेंद्र फडणवीस। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शिवसेना के हेड तो उद्धव ठाकरे थे, तो एकनाथ शिंदे ने कैसे बीजेपी को सपोर्ट दिया? क्या उन्होंने कोई दूसरी पार्टी बनाई? तो इसका जवाब है नहीं। असल में अब शिवसेना में ही दो गठ बन गए थे। एक के हेड थे उद्धव ठाकरे, जिनकी एक्चुअल शिवसेना थी, और दूसरे एकनाथ शिंदे, जो अपने साथ 40 एमएलए का सपोर्ट लिए हैं, और दोनों बोल रहे थे शिवसेना हमारी है। फिर फाइनली मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया और जीत एकनाथ शिंदे की हुई, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लोगों का सपोर्ट था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये अलग क्यों हुए? तो एकनाथ शिंदे गठ का ये कहना है कि जिस आइडियोलॉजी पर शिवसेना की स्थापना हुई, वो कांग्रेस के साथ अलायंस करके डाइल्यूट हो रही थी, और शिवसेना के फाउंडर श्री बाला साहेब ठाकरे साहब, उनका भी यही मानना था कि शिवसेना और कांग्रेस कभी साथ नहीं आ सकते हैं। अब जैसा शिवसेना के साथ हुआ, वैसा ही एनसीपी के साथ भी हुआ। एनसीपी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, शरद पवार जो कि हेड है, सुप्रिया सुळे जो उनकी बेटी है, और अजित पवार जो भतीजे हैं। अब हुआ यूँ कि शरद पवार साहब कुछ दिन पहले एनसीपी हेड से रिज़ाइन देते हैं और कमान सुप्रिया सुळे को सौंप देते हैं, जिसके कुछ ही दिन बाद अजित पवार दोबारा तीसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं। क्या? जी हाँ, तीसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वो अपने साथ एनसीपी के 40 एमएलए का सपोर्ट लेकर गए, और जो करंट गवर्नमेंट है शिवसेना और बीजेपी की, उनको सपोर्ट देते हैं। तो क्या इन्होंने नई पार्टी बनाई? जी नहीं, यहाँ पर भी जो अजित पवार है उनके पास ज़्यादा एमएलएज है, तो उन्होंने कहा कि जो एनसीपी, एक्चुअल एनसीपी है, ये हमारी है, जो हम यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना के अलायंस को सपोर्ट दे रहे हैं। को पूरा बैकग्राउंड जो है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का वो समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको एंटी डिफेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पर हमें 2 गठ देखने को मिलते हैं। अगर हम शिवसेना देखते हैं तो 2 गठ देखने को मिलते हैं। एक है उद्धव ठाकरे साहब, मतलब एक्चुअल में जो शिवसेना के हेड थे, और फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब, मतलब जो शिवसेना से बाहर निकले और वो बोल रहे हैं कि अब ये शिवसेना हमारी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक आपने जितना एंटी डिफेक्शन पढ़ा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कौन डिस्क्वालीफाई होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि यार जो एकनाथ शिंदे हैं वो तो 40 एमएलए अपने साथ लेकर निकले थे, और टोटल 57 जो है उतनी एमएलए हमें शिवसेना के देखने को मिल रहे थे, मतलब 2/3 से ज़्यादा ही यहाँ पर बाहर लेकर निकले हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर अगर आप ये बोलोगे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 2/3 भी लेकर निकले हैं उसके लिए कंडीशन तो ये है कि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होना चाहिए। इन्होंने तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी में जाके मर्जर नहीं किया, इन्होंने तो बोला कि शिवसेना जो है वही हमारी है। तो यहाँ पर अब डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो सकता है। तो अब आपके मन में आएगा कि हाँ यार, जो एकनाथ शिंदे जो कैंप है वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। लेकिन जब ये मसला, मतलब पूरा कोर्ट कचहरी वो सब घुमा, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है कि जब ये मुद्दा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास गया, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास गया तो कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ।
मतलब जो एकनाथ शिंदे गट है वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, जो उद्धव ठाकरे गट है वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। अब ऐसा कैसे हुआ? तो इसके पीछे हमें व्हीप को समझना जरूरी है। अब ये व्हीप क्या होती है? देखिए, हमने देखा था कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में जाकर वोट करता है तो फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन ये लेजिस्लेचर को बताता कौन है कि पार्टी क्या चाहती है, पार्टी किसे आप वोट करो ये कहना चाहती है? क्या हर एक के कान में जाकर बताया जाता है कि देखो इसको वोट करना है, देखो इसको वोट करना है, ऐसा कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। तो बेसिकली जो पार्टी है वो व्हीप के थ्रू अपना जो स्टांस है, अपना जो स्टैंड है वो लेजिस्लेचर्स को बताती है। और ये जो व्हीप है ये पार्टी लीडर तय करते हैं, जो पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर हैं उनके द्वारा तय किया जाता है, क्योंकि वो बताते हैं कि पार्टी का स्टांस क्या है, पार्टी का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर। तो इसीलिए व्हीप आप समझ लीजिए एक ऐसा ऑफिस है जो सिर्फ लेजिस्लेचर को जो डायरेक्शन है वो देता है। अब व्हीप 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है वन लाइनर व्हीप। एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए कि पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया कि जितने भी सांसद है उनकी पेंशन रोक दी जाए। सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। खैर, तो अब यहां पर जो पार्टी व्हीप है वो अगर वन लाइनर व्हीप इशू करता है, इसका मतलब क्या है? वो सिर्फ इतना बताएगा कि जितने भी पार्टी के लोग हैं उनको ये पता चल जाए कि भाई ऐसा बिल जो है वो हाउस में इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें पार्टी जो लेजिस्लेचर है उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वो जाना ही चाहिए हाउस में, या फिर उन्होंने किसी पर्टिकुलर हाँ या ना पर ही वोट करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस पर चाहे वोट कर सकते हैं, हाँ भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, फेवर में भी रह सकते हैं। दूसरा आता है टू लाइनर व्हीप। इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्हीप है वो लेजिस्लेटर को सिर्फ इतना बताएगा कि जो बिल है वो हाउस में इंट्रोड्यूस हो रहा है और आपका हाउस में प्रेजेंट रहना है। अब यहां पर भी जो लेजिस्लेटर है उन पे बाध्यता नहीं होती है कि वो फेवर में ही वोट करें, उनको सिर्फ प्रेजेंट रहना है, फिर वो अगेंस्ट में भी वोट कर सकते हैं। तो यहां तक उनको डिसेंट मिलता है कि टू लाइनर व्हीप तक उनका डिसेंट रहता है कि भाई हमको हमारे हिसाब से वोट करना है। अब आती है 3 लाइनर व्हीप, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन यहां पर तय होता है। जो पार्टी व्हीप है वो बताएगा कि ये बिल हाउस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, आपको प्रेजेंट रहना है और आपको सरकार के फेवर में ही वोट करना है। सरकार के मतलब पार्टी जो चाह रही है हाँ या ना उस पर ही वोट करना है। तो अब जो पार्टी है उसके अगेंस्ट में अगर जाकर वोट किया जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली पार्टी के अगेंस्ट में जाना क्या, पार्टी व्हीप जो इशू की जा रही है पार्टी व्हीप ऑफिस से, तो वो अगर उसके अगेंस्ट में जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो अब यहां पर हुआ क्या था, जैसे ही जो एकनाथ शिंदे साहब है अपने 40 एमएलए लेके बाहर निकले तो जो उद्धव ठाकरे गट है उनके जो व्हीप थे, मतलब बेसिकली जो शिवसेना के व्हीप थे, उन्होंने व्हीप इशू किया। मतलब ऑफिस जो है वहां से व्हीप इशू हुआ कि भाई सबको जो पार्टी मीटिंग है उसमें आना है। अब ये 40 एमएलए जो थे वो आए नहीं, इसीलिए जो उद्धव ठाकरे गट है वो कह रहे हैं कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए कि इन्होंने व्हीप का उल्लंघन किया है ना। अब दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे साहब है उन्होंने कहा कि भाई शिवसेना हमारी है और जो उद्धव ठाकरे गट की तरफ से व्हीप इशू किया गया था वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि उनकी शिवसेना है ही नहीं, शिवसेना तो हमारी है और हमारा व्हीप ऑफिस ये है। मतलब समझ रहे हो आप कैसा यहाँ पर गोलमाल जो है वो किया गया है। तो बेसिकली दोनों जो गट है उन्होंने अपने अपने व्हीप इशू किए ये कहकर कि यही पार्टी का व्हीप है, और दोनों ने उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए कहा गया कि दोनों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। समझने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। एक तो व्हीप समझने वाली बात है, दूसरा कहाँ पर व्हीप इशू हो सकता है कहाँ पर नहीं हो सकता है वो बात है ना। और तीसरी चीज कि डिस्क्वालिफिकेशन के कौन कौन से क्राइटेरियाज यहाँ पर खरे उतरते हैं, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कैसा लगा 3D एनिमेटेड? बढ़िया है ना। ऐसे ही 3D एनिमेटेड वीडियोस एमएमअकैडमी ऐप पर भी आपको देखने को मिलेंगे। पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी इवन एनिमेटेड इसमें वो कवर करने वाला हूँ मैं, तो मज़ा आएगा आपको। तो एमएमअकैडमी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अगर हम देखते हैं गवर्नर की और प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट की, तो ये आपको पता है कि भाई क्या है, हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है संवैधानिक तरीके से है या नहीं वो देखना। अब एग्जीक्यूटिव जो है, जब लेजिस्लेचर कब लॉ बनाता है, जब पार्लियामेंट सेशन में हो। अगर पार्लियामेंट सेशन में ही ना हो और इमरजेंसी आ जाएगी कानून बनाना है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि ऑर्डिनेंस ला सकता है। स्टेट में गवर्नर के पास होती है। तो यहां पर क्या है, For a recent analysis showed that number of ordinance issued by the president has dropped। 2019 से ऑर्डिनेंस लाना कम हो गया है। 2022 में 59 ईयर्स में ऐसा पहली बार हुआ, ऑर्डिनेंस इशू ही नहीं किया गया। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,
गवर्नमेंट ऑफ 1935 ऑर्डिनेंस जो है वो यहाँ पर इशू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ठीक है, और उसका सेम फोर्स और इफेक्ट रहेगा एज दैट ऑफ कोई भी एक्ट जो लाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, सेम फोर्स एंड इफेक्ट रहेगा। उसका मैक्सिमम लाइफ कितना रहेगा? 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, ठीक है, 6 मंथ्स 6 वीक्स। 6 मंथ्स इसलिए कि पार्लियामेंट, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस वो लेके आ गए पार्लियामेंट अपना प्रेसिडेंट, तो ऐसा नहीं कि वो परमानेंट हो गया, पार्लियामेंट को फिर उसको एंडोर्स करना पड़ेगा जब वो फिर से सेशन में आएंगे, ठीक है। तो सेशन का बीच का गैप कितना रहता है? 6 महीना, और 6 महीना सेशन में आने के बाद 6 हफ्ते और मिलते हैं कि उसको ऑर्डिनेंस को पास करो। नहीं किया तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, कानूनी खत्म हो जाएगा, उसकी लाइफ है मैक्सिमम 6 मंथ्स या 6 वीक्स, ठीक है। टेम्पररी नेचर का होता है, ठीक है। एंड हाउस जो है वो डिफरेंट डेट्स पर आ रहे हैं तो वो कंसिडर किया जाएगा, ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स हो जाएगा अगर दोनों ही हाउसेस ने उस पास नहीं किया तो, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ यहाँ पर ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान में चेंजेस भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू कर सकते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देन सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट, देखते हैं यहाँ तक कौन चल कर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आ रहे हो, अगर आप यहाँ तक टिके हुए हो तो आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है, आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो, ठीक है, आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। एज पर पार्लियामेंट कंप्लीट 75 ईयर्स, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट जो है वो कस्टोडियन ऑफ प्रोसीजर लेजिस्लेटिव नॉलेज ऑफ द टू हाउस, ये बताए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है भाई आर्टिकल 98, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ जो है वो यहाँ पर रहता है ना। फंक्शन क्या है सेक्रेटरीट का कि यहाँ पर सेक्रेटरियल असिस्टेंस जो है वो दिया जाएगा, फंक्शनिंग जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसकी फंक्शनिंग किस तरीके से होगी, पेमेंट जो है ऑफ सैलरीज अदर अलाउंसेस वो यहाँ पर दिए जाए, सर्विंग वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल एड एंड एडवाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देते हैं। देन यहाँ पर कोई भी पब्लिकेशन डे टू डे प्रोसीडिंग जो होती है उसको सब यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट जो है ये सेटअप किए गए थे जब हाउस एग्जिस्टेंस में आया 1952 में, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद में रखना है, काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट। फिर उसके नाम जो है वो चेंज किए गए, 1954 राज्यसभा सेक्रेटरीट एंड लोकसभा सेक्रेटरीट कर लिया गया, ठीक है। सेक्रेटरीट जो दोनों हाउसेस का डिवाइडेड है 10 सर्विसेज में ऑफ फंक्शनिंग, कैसे कैसे फंक्शनिंग होगी उसके 10 इसमें वो डिवाइडेड है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बाकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी 11th पोजीशन पे सेक्रेटरीट आता है, तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटरीट अगर हम देखते हैं तो लोकसभा सेक्रेटरीट में स्पीकर, अल्टीमेट गाइडेंस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, रिक्रूटमेंट कंडीशंस, एंड राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अब ये यहाँ से क्या है ना, यहाँ से अब काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें शुरू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा PDF पे जाते हैं, PDF से हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन जो है इंडिया में उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। तो यहाँ पर 30th एनिवर्सरी जो है 74th अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो यहाँ पर की जा रही है, अगेन एनिवर्सरी यहाँ पर आ गई तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब 73rd 74th मतलब ग्रास रूट डेमोक्रेसी लाई गई हमारे पास। सेंट्रलाइजेशन मतलब कंप्लीट सेंटर के हाथ में सब कुछ है, थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, स्टेट्स को पावर दी गई, स्टेट में चीफ मिनिस्टर रखे गए, अगेन डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, देन पंचायती राज म्यूनसिपालिटीज वो यहाँ पर लाए गए, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में अगर हम देखते हैं तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पर लाए गए जिससे कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो इंडिया में वो हो सके। 73rd के हिसाब से पंचायती राज जो है वो यहाँ पर लाया गया है ना, एंड उसी के साथ यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, जो 11th शेड्यूल है वो यहाँ पर ऐड किया गया, 11th शेड्यूल, एंड देन उसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया जिसके तहत 12th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया। और इस तरह से हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल एट प्रेजेंट हमें देखने को मिलते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टेप्स क्या लिए गए हैं स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रेंथन, तो यहाँ पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है वो लाया गया है जिससे कि यहाँ पर कैपेसिटीज़ जो है वो डेवलप की जाए। ई ग्राम स्वराज जो है वो लाया गया है। पंचायती राज कमिटीज़, अलग अलग कमिटीज़ है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई ये 3 टियर थी, ये 2 टियर थी, नाम से ध्यान में, नाम से याद रखो। जब मैंने अनअकैडमी ऐप पर पॉलिटी के लेक्चर्स लिए हैं कि बलवंत राय मेहता 3 नाम है 3 टियर, अशोक मेहता 2 नाम है 2 टियर। तो ऐसे हमने सबका देखा हुआ है कि किस में क्या लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने सबसे पहले मांग की थी,
वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें यहाँ पर रिलीज़ किया है फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंसेस मतलब उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, तो भाई यहाँ पर टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस ये सारे कलेक्ट कर सकते हैं वो, है ना। फाइनेंस कमीशन जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका गठन होता है हर 5 साल में। तो ये चीज़ें हमें बेसिकली देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि पूरा डिटेल में आप वीडियो देख लीजिए, है ना। तो डिटेल में वीडियो आपको M-Academy ऐप पर मिल जाएगा। इवन यूट्यूब पर भी अगर आप सर्च करोगे तो बहुत पुराना वाला वीडियो जो है वो मैंने डाला हुआ है, तो वो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा, उससे भी आपको फ़ायदा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एग्ज़ाम के लिए देखा जाए तो इतना कुछ रिलेवेंट मुझे इम्पॉर्टेंट लग नहीं रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ ये भी यहाँ पर नहीं है। हाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू गैजेट, ये कॉन्स्टिट्यूट की गई गैजेट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इसको दी गई है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में आती है। क्रेडिबिलिटी एंड शेप जो है यूनिफॉर्म अप्रोच वो यहाँ पर लाया जाए। चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स इसमें होते हैं जो इंटरनल सेक्रेटरीट के थ्रू ये देखे जाते हैं। फंक्शन क्या है कि भाई यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर एक्ट जो है प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट 3 टाइप ऑफ ULB, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लार्ज बॉडीज़ के लिए, म्यूनसिपल काउंसिल स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए एंड नगर पंचायत ट्रांजिशन एरिया के लिए, जो ट्रांजिशन एरिया होते हैं, ठीक है। देन उसका पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1966, ये भी एक हमें देखने को मिलता है। रिसेंटली झारखंड जो है उसने इशू किया है पंचायत एक्सटेंशन ड्राफ्ट रूल फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर दिलीप सिंह जो भूरिया कमेटी है उसके रिकमेंडेशन पर ये लाया गया है। तो ये अगेन वही सारी चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पर ये पैसा जो एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। प्रेजेंटली 10 स्टेट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये 10 स्टेट्स जो है वो आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। एंड देन मेजर पावर जो है ग्राम सभा को इसके तहत जो मिलते हैं। मैंडेटरी कंसल्टेशन यहाँ पर लेना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन क्या है ना कि वहाँ के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरियाज जो लोग होते हैं, उनका यहाँ पर कल्चर सब कुछ प्रिजर्व्ड रहे, उसके लिए ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। पैसा एक्ट जो है उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपको प्रीलिम्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो यहीं याद करा दे रहा हूँ, जिससे कि आप भूलो ही ना। मैं स्टार मार्क जो कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अदर फीचर्स जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो इतने कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। 5th एंड 6th शेड्यूल यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि भाई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के तहत। वही जो शेड्यूल एरियाज़ है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसा सब कुछ होगा वो, ठीक है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। तो 5th शेड्यूल में सारे जो शेड्यूल एरियाज है वो आते हैं एक्सेप्ट आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 6th शेड्यूल में आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का आता है। तो यहाँ पर एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ग्रेटर ऑटोनॉमी जो है 6th शेड्यूल के तहत उनको दी जाती है एज कम्पेयर टू 5th शेड्यूल। बाकी पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स राज्यसभा जो है कॉन्स्टिट्यूट किया है, ऑल वुमेन पैनल फॉर वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा में। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर वाइस ऑफ चेयरपर्सन मतलब क्या है कि जो स्पीकर है, डिप्यूटी स्पीकर है या चेयरमैन है, डिप्यूटी चेयरमैन है, ये जब अब्सेंट हो उस समय पर जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, उसमें से लोग आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर वैकेंट हो, सीटी वैकेंट हो, मतलब चेयरमैन वाइस चेयरमैन हो ही ना, उस समय पर आ सकते हैं क्या? जी नहीं, ठीक है। यहाँ पर दे कैनॉट प्रिसाइड हाउस अगर सीट वैकेंट है तो, ठीक है। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा मेंबर ऑफ हाउस टू परफॉर्म चेयरमैन ड्यूटी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन, आपको पता है पार्लियामेंट सेशन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। कन्वेंशन के हिसाब से 3 सेशन है, बाकी ऐसे सेशन फिक्स नहीं किए गए कि इतनी सेशन रहेंगे, ठीक है। 6 मंथ से ज़्यादा 2 सेशन के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। देन उसके बाद डज नॉट प्रिवेंट समनिंग ऑफ पार्लियामेंट मोर ऑफन, ठीक है। कैबिनेट कमेटी डिटरमाइन द डेट्स एंड ड्यूरेशन एंड प्रेसिडेंट समन्स एमपीज फॉर द सेशन। इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट, इम्यूनिटी की बात की गई है भैया, इम्यूनिटी जो है वो मिलती है राष्ट्रपति को, है ना। रूल 176 267, रूल ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस काउंसिल ऑफ स्टेट्स, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो है नॉट 2.5 आवर्स पर्टिकुलर इशू पर, तो वो अर्जेंट मोशन देखने को मिलता है। तो डिफाइन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट का कोई है तो वो अर्जेंट मोशन। पूरा पार्लियामेंट, पूरा जो पार्लियामेंट है ना, पूरा पार्लियामेंट
मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, 6 घंटे का वो वीडियो है। 6 घंटे का वीडियो देखो, पार्लियामेंट का और कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा, सब कुछ A to Z। 6 घंटे का वीडियो है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में आते हैं। मतलब समझ लीजिए कि 6 से 10 मार्क आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा सोचो। ठीक है, तो वो उसमें से आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो हमें देखने को मिली थी अभी हाल ही में, है ना। तो वो यहाँ पर आता है। सरपंच पति, यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी कब प्रिविलेंट कॉन्सेप्ट लाइक सरपंच पति और प्रधान पति, है ना। क्या होता है ना कि एक महिला की कोई सीट होती है सरपंच के लिए, तो महिला की सीट पे जो मेन हेड होता है आदमी, वो अपनी बीवी को खड़ा कर देता है, वो प्रॉक्सी होता है। पंचायत सीरीज़ में हमने देखा है ना, उसी तरीके से, है ना। तो ये कई जगहों पर हमें देखने को मिला है, तो उसको हटाने के लिए ये चीज़ की जा रही है। तो यहाँ पर 73rd 1/3 सीट जो है, यहाँ पर 1/3 ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑल लेवल रिजर्व होती है वुमेन के लिए। इसलिए क्या होता है, जो प्रधान होते हैं अपनी महिलाओं को, अपनी बीवियों को खड़ा कर देते हैं। मेन चलाते वही लोग हैं, लेकिन बीवियाँ जो है वो एज अ प्रॉक्सी वहाँ पर खड़ी रहती है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है ये ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, ये हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें कवर करेंगे। फटाफट कवर करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।